हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि हम लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये होने वाला है। तो देखिए, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें हम लोग का 4 टॉपिक है जहाँ से हम लोग का क्वेश्चन पूछने की चांसेस सबसे अधिक होता है, जिसमें से हम लोग का पहला होता है यूक्लिड विभाजन से HCF फाइंड आउट करना, मतलब यूक्लिड एल्गोरिदम से किसी भी नंबर का हम लोग HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग का होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और HCF फाइंड आउट करना। तीसरे नंबर पे है अपरिमेय सिद्ध करना और चौथे नंबर पे है आवर्त संख्याओं को P/Q के रूप में हम लोग किस तरीके से लिखने का काम जो वो करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग का यूक्लिड एल्गोरिदम से किस तरीके से हम लोग नंबर का HCF फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है 870 और 225 का यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF फाइंड आउट करना। तो देखिए हम लोग किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का यूक्लिड विभाजन से HCF फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर है हम लोग का 870 और 225। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि 870 और 225 का हम लोग भाग विधि से HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। वो किस तरीके से, तो देखिए जो हम लोग बचपन से बनाते हैं 225 के टेबल में 870 या उससे छोटा नंबर, तो किस तरीके से, तो देखिए ये हम लोग का 3 बार में हो जाएगा। तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7 और 2 तिया 6, माइनस करिए तो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और ये 7 से पहले 6 6 10, 16 में से 7 गया 9 और 1। अब यहाँ पे 225 में यहाँ वाला नंबर फिर यहाँ पे कितने बार में, एक बार में 195 बचेगा 30 और फिर हम लोग 195 6 बार में 180 बचेगा रिमाइंडर 15 और 30 हम लोग यहाँ वाला 30 यहाँ पे 2 बार में 30, ये हम लोग का कट गया। यही नंबर क्या होता है, HCF होता है। तो बच्चों हम लोग क्या देखें, ये जो हम लोग अभी HCF फाइंड आउट किए हैं, HCF तो सेम ही होगा लेकिन क्या कि हम लोग डिवीजन मेथड से मतलब भाग विधि से हम लोग इसका HCF फाइंड आउट करने का काम जो वो किया। अब देखते हैं हम लोग किसी को हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम से किस तरीके से अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 870 और 225 में, तो सबसे पहला नंबर हम लोग लिखे 870। 870 को बच्चों हम लोग डिवाइड किससे किए थे, 225 से, तो लिखिए यहाँ पे 225 कितने बार में, तो 225 के टेबल में 3 बार में, तो लिखो मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर कितना 195। अब देखिए ये हम लोग किस तरीके से, तो जैसे बच्चों हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि कभी भी जब हम लोग भाग बनाने का काम करते हैं तो ये हम लोग का होता है भाज्य, ये होता है भाजक, उसके बाद राइट साइड में भागफल और फिर यहाँ पर हम लोग का शेषफल। तो विभाजन के नियम में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इसी को हम लोग स्टेप वाइज, तो सबसे पहले भाग किसको किए थे, 870 को, कितने से 225 से, कितने बार में 3 बार में, रिमाइंडर कितना 195, वही हम लोग दिखाने का काम यहाँ पे किए हैं। अगले स्टेप में फिर डिवाइड किसका, तो देखिए यही वाला जो नंबर है ये हम लोग का आ जाता है लेफ्ट में 225, किस टेबल में 225 को डिवाइड किए थे 195 के टेबल से, मतलब ये वाला नंबर हम लोग का यहाँ पे कितने बार में 195 के टेबल में एक बार में और रिमाइंडर कितना 30 गुना 1 प्लस 30। अगला डिवाइड हम लोग किस तरीके से, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे 195 को फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 195 को डिवाइड किए थे इस वाले 30 से, कितने बार में 6 बार में और रिमाइंडर कितना 15, फिर ये 30 हम लोग का यहाँ पे 15 के टेबल में 2 बार में 0 रिमाइंडर, यही नंबर कितना HCF, इसीलिए HCF बराबर 15, यह इसका आंसर। ये लिखना कोई आपको ज़रूरी नहीं है। वैसे ये स्टेप आप रफ में चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कर लेते हैं तो हम लोग का क्या होगा, इधर वाले कैलकुलेशन में हम लोग का गलत होने की कोई चांसेस जो वो नहीं होगी। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग दूसरा और तीसरा जो है उस क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम अभी करेंगे। पहले इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे 867 और 255। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का HCF पहले फाइंड आउट कर ले, बड़ा नंबर 867 और छोटा नंबर 255, कितने बार में 3 बार में, 5 को 3 से 5 या 15 का 5 बचेगा 1, 5 या 15 16 का 6 1 2 3 6 1 7, माइनस करिए 102,
कितने से, तो 255 से अब डिवाइड करना है। 255 में कितने बार में, 2 बार में 204, बचेगा 51, 102, 2 बार में 102 कट गया, यही नंबर HCF। अब देखिए हम लोग बी क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा। 867 में पहला डिवाइड कितने में, 867 में, तो लिखिए यहाँ पे 867 इक्वल टू किस टेबल से, 255 से, कितने बार में, तो 3 बार में, रिमाइंडर 102 गुना 3 प्लस 102। अगला डिवाइड 255, यहाँ वाला नंबर जो है वो यहाँ पे 255 में 102 से कितने बार में, तो 255 में हम लोग 102 के टेबल में 2 बार में और 51 शेष गुना 2 प्लस 51, और फिर 102 को यहाँ पे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, यही नंबर क्या हो जाएगा, HCF। इसीलिए HCF बराबर 51, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिए। वैसे एग्जाम में ये वाला टर्म्स रफ में आपको दिखाना है, मेन पेज में नहीं दिखाना है, या आप चाहे तो रफ में दिखा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं बच्चों अब इसी का सी नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड क्या दे रहा है, 12450 लिखेंगे यहाँ पे 12450 किस में, 365 में, कितने बार में, तो 3 बार पहले कर लीजिए, 5 3 15 5 कैरी 1, 6 3 18 1 99 कैरी 1, 3 3 9 1 10, माइनस करके 5 में से 5 0, 14 में से 9 5, और ये हम लोग का 1, फिर हम लोग का अब यहाँ पे देखिए अगला फिर जो 0 बचा हुआ है उसको लिखिए 4 बार में, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 6 चौके 24 2 26 का 6 बचेगा 2, 3 चौके 12 2 14, बचेगा कितना 40, 365 कितने बार में, 9 बार में, कितना 360, 5 रिमाइंडर 40 में डिवाइड, 8 बार में 40 कट। अब देखिए अगर हम लोग इसी में देखें 12450 कितने से डिवाइड किए थे, 365 से, कितने बार में, 34 बार में, तो गुना 34 प्लस रिमाइंडर कितना 40। अब ये 365 यहाँ पे कितने से, तो 40 से, 365 में डिवाइड 40 से, तो लिखिए 40 गुना 9 प्लस 5 रिमाइंडर, और फिर ये 40 में डिवाइड 5 गुना 8 प्लस 0, तो यही नंबर क्या हो जाएगा, HCF। HCF बराबर कितना 5, यही इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन से 3 क्वेश्चन देख लिए, इस सभी को सभी लोग बना लेंगे, जैसे कि एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो कहीं पे आपको किसी तरह की परेशानी जो है वो नहीं होगी। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किस तरीके से LCM और HCF फाइंड आउट करने का काम जो वो करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग का 3 क्वेश्चन दे रहा है, जैसे हम लोग का 8 9 और 25 का, 96 404 का, और 24 और 36 का हम लोग किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM फाइंड आउट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मतलब कोई भी नंबर का सारा जो हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं जिसका सभी फैक्टर क्या होगा, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से, तो हम लोग इसमें तीनों क्वेश्चन को एक ही साथ हम लोग बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 8 का प्राइम फैक्टराइज कर ले, 8 का फैक्टर करिएगा तो 2 के टेबल में 4 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 बार में, तो यहाँ पे लिख लो 8 इक्वल टू 2 का पावर 3। उसी तरीके से 9 इक्वल टू 9 का फैक्टर 3 के टेबल में 3 बार में, तो 3 का स्क्वायर, 25 का फैक्टर कर लो 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग इस तरफ भी 96 का फैक्टर करो, 2 के टेबल में 48, फिर 2 के टेबल में 24, 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3, तो 96 इक्वल टू 2 का पावर कितना 1 2 3 4 5, तो जाएगा 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1। 404 के लिए तो 404 का फैक्टर, तो 404 कौन कौन से टेबल में, तो 2 के टेबल में 202 और फिर 2 के टेबल में 101, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 101 का पावर 1। 24 का फैक्टर, तो 24 का फैक्टर करिए, 2 के टेबल 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 24 इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1।
36 का 2 के टेबल 18 टाइम, 2 के टेबल 9 टाइम, 3 के टेबल 3 टाइम। तो 36 का फैक्टर 2 के टेबल में 2 टाइम्स, दो बार, और 3 2 बार। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एलसीएम कैसे होता है और एचसीएफ कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग का नियम क्या कहता है, एलसीएम में देखिए एचसीएफ क्या होता है, सभी में कॉमन, सभी में कॉमन, और कैसा, तो छोटे पावर के साथ, मतलब स्मॉलर पावर जो होगा के साथ। और एलसीएम क्या होता है, सभी नंबर बड़े पावर के साथ। यही हम लोग का इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसका हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग क्या किया कि तीनों ही क्वेश्चन में हम लोग पहले फैक्टराइज कर लिए, फिर हम लोग ये तरीका, और यही तरीका हम लोग का क्या होता है, इसको याद रखना होता है कि किस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से या टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ, इसमें क्या है, किसी में कोई नंबर कॉमन नहीं है, मतलब ये सारा नंबर जो वो 1 के टेबल में होगा। और अगर एलसीएम की बात करें तो सारा नंबर लिख लीजिए 2 3 5, 2 का सबसे छोटा बड़ा पावर 3 का 2, 5 का 2 का पावर 3 8 9 25। तो ये हम लोग का हो जाएगा 1800। एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है। एचसीएफ में क्या है, सभी में कॉमन छोटे पावर के साथ, तो दोनों में 2 दिख रहा था तो 2 लिख लिए, और छोटा पावर कितना 2 इक्वल टू 4। एलसीएम सभी नंबर 2 भी दिख रहा है, 3 भी और 101 भी, 2 इंटू 3 इंटू 101। 2 का बड़ा पावर कितना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 3 का बड़ा पावर 1 और इसका भी 1, 2 का पावर 5 32, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 को 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 32 गुना 3 गुना 101, तो हो जाएगा 9696। यही सेकेंड का आप देख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग थर्ड वाले में कि क्या इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो लिखो एचसीएफ, दोनों में कॉमन 2 भी दिख रहा है, दोनों में कॉमन 3 भी दिख रहा है, 2 का छोटा पावर 2 और 3 का छोटा पावर 1, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 बराबर 12। और एलसीएम के लिए दोनों में जो नंबर, सर पहले या दोनों जिसमें भी दिख जाए, सभी नंबर 2 और 3। 2 का बड़ा पावर कितना है 3, और 3 का बड़ा पावर 2, 2 का पावर 3, 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। इसी तरीके से हम लोग बच्चों किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर या जितना भी नंबर दे रहा होगा उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड या टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यही हम लोग का तीनों ही क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इसको सभी लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखने का काम करते हैं। इसी तरीके से बच्चों हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग का एक फॉर्मूले का यूज होगा। क्या दे रहा है, कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2 नंबर दे दिया, या फिर हम लोग का 2 नंबर उसका एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है। क्या, तो जैसे 2 नंबर है ए और बी। अब क्या होता है, यही दोनों नंबर अगर है तो इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट जो होगा वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हम लोग का किसी भी 2 संख्या के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का मॉस 23 और लॉस 1449, मतलब एचसीएफ इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है आंसर में, एचसीएफ 23 और एलसीएम 1449, और इसमें से एक संख्या क्या दे रहा है, एक संख्या दे रहा है 161। दूसरी संख्या पूछा, मतलब एक संख्या पता है, एलसीएम पता है और एचसीएफ पता है, बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ए का वैल्यू एक संख्या 161 इंटू दूसरा संख्या बी इक्वल टू एलसीएम 1449 एचसीएफ 23। तो बी इक्वल टू 1449 इंटू 23 बाई 161। 23 के टेबल में 7 बार में 3 7 21 का 1 हासिल 2, 2 7 14 2 16, 7 के टेबल में 2 0 7। अब देखिए ये हम लोग का b का वैल्यू कितना हो जाएगा 207। इसीलिए दूसरी संख्या बराबर b बराबर 207, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों
आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे, लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि जो जब दो नंबर से रिलेटेड हम लोग का एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आए तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, दो संख्या का गुणनफल मतलब क्या a इंटू बी जो होता है तो वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है कि दो संख्याओं का मौसम, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रहा है, एचसीएफ का वैल्यू 18 दे रहा है और उसका गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है मतलब a और b का गुणनफल कितना दे रहा है, 12960 12960। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो a इंटू बी, देखिए a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। a इंटू बी का वैल्यू कितना दे रहा है, 12960 इक्वल टू एलसीएम दे नहीं रहा है, एचसीएफ दे रहा है 18। अब क्वेश्चन में जो एलसीएम आप लोगों से पूछा ही जा रहा है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम को एक तरफ, ये 18 हम लोग का चला जाएगा दूसरी तरफ, 12960 बट्टा 18 बराबर एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 18 के टेबल में 7 बार में 126, 2 बार में फिर 0, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 720। यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोग को क्या दे रहा है कि सिद्ध करना है क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या। मतलब अब जो हम लोग नई टाइप में क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या देगा कि हम लोग को किसी भी संख्या को हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करने से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दे रहा है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मतलब क्या कि इसको हम लोग स्टार्टिंग में मान ले क्या कि √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है और इसी को फिर हम लोग सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में दिखा दे क्या कि वह परिमेय संख्या जो हम लोग एज्यूम किए थे वो बच्चों गलत था। अगर परिमेय संख्या गलत है तो संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाए। तो देखिए किस तरीके से, इसीलिए √3 बराबर a बट्टा b माना, जहां a और b पूर्णांक संख्या एवं b नॉट इक्वल टू 0, साथ ही a और b का 1 के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मान लिया हम लोग क्या कि a और b हम लोग का √3 जो था अगर परिमेय संख्या है तो उसको बच्चों हम लोग किस तरीके से, तो a बाई बी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा a और b हम लोग का पूर्णांक संख्या और b नॉट इक्वल टू 0 है। साथ ही साथ क्या होगा कि हम लोग का a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या कि √3 इक्वल टू a बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए √3 भी इक्वल टू a, इसके बाद दोनों ओर वर्ग करने पर अब देखिए क्या मिलता है, इस तरफ स्क्वायर करिएगा तो 3b² इक्वल टू a², या फिर इस तरीके से लिख लीजिए √3b का स्क्वायर बराबर a², तो 3b² इक्वल टू a²। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b² जो है a² जो है वो हम लोग का क्या होगा कि 3b² जो था वो a² से विभाजित है, इसीलिए a² 3 से विभाज्य है, इसीलिए a भी 3 से विभाजित होगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या किए कि क्या मिल गया कि a जो हम लोग का किससे, तो 3 से कटने वाला नंबर है। तो देखेंगे अब इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए माना अब इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब a अगर 3 से कटने वाला नंबर है तो हम लोग क्या किए कि a को 3c मान लिए समीकरण 1 से। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या किए, पहले हम लोग √3 को a बाई बी माने थे और फिर हम लोग सिंप्लीफाई करके ला लिए क्या कि a जो वो 3 से विभाजित है। उसी तरीके से हम लोग जब a 3 से विभाजित था तो उसको हम लोग a को 3 इंटू सी के फॉर्म में, तो समीकरण 1 में क्या था 3b² इक्वल टू a² मतलब a के बदले 3c इसी का स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर इक्वल टू या 3b² इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9c², तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9c²/3, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3c², 3 3 9। अब देखिए, अब हम लोग यही बात यहाँ पे फिर से कि ए हम लोग का a² 3 से विभाजित, a 3 से विभाजित, वही बात यहाँ पे भी दिख रहा है। मतलब क्या कि बी² जो है वो 3 इंटू एनी नंबर के फॉर्म में, इसीलिए b² 3 से विभाजित है, इसीलिए b भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है। स्टार्टिंग में बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर हम लोग का नहीं था 1 के अलावा। यहाँ पे क्या लिखे थे, ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि ए भी जो वो 3 से विभाजित है और बी भी जो वो 3 से विभाजित है। तो इस प्रकार हमारी मान्यता क्या हुई, तो हम लोग का मान्यता जो है वो गलत हुई। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत हुई कि √3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसका प्रूफ देखें कि a² हम लोग का √3 जो है वो क्या था, हम लोग का एक परिमेय संख्या ना होकर के क्या मिला, अपरिमेय संख्या था। यही हम लोग को सिद्ध करना है। इसको सभी लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो अगर हम लोग का एग्जाम में जो अगर पूछा जाए तो किसी भी कंडीशन में जो है वो हम लोग का गलत नहीं होना चाहिए या छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। लिख लीजिए इसको। अभी जैसे हम लोग सिद्ध किए क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जैसे हम लोग अभी सिद्ध किए थे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसके मुकाबले जो ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग का काफ़ी ज़्यादा आसान है। स्टेप स्टार्टिंग वाला हम लोग को उसी तरीके से करना है। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पे लिखिए माना, आंसर में माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। माना जहां a और b पूर्णांक संख्या एवं b नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें हम लोग को इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या, 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। अब क्या कीजिए, इसका हम लोग का तरीका क्या कहता है बच्चों कि हम लोग रूट वाले नंबर को एक तरफ रखें और बिना रूट वाला नंबर दूसरे तरफ। तो यहाँ पे रूट वाला नंबर कौन सा है, 2√5। तो अगले स्टेप में हम लोग 2√5 इक्वल टू a/b माइनस 3/1, या फिर हम लोग सिर्फ 3 ही लिखेंगे। तो 2√5 इक्वल टू बाई में 1 लगा दीजिए, एलसीएम हो जाएगा फिर a माइनस 3b, 1 के टर्म में b टाइम्स, तो b को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 3b। तो √5 इक्वल टू कितना, a माइनस 3b/2b। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का एक तरफ क्या है √5 और एक तरफ हम लोग का a माइनस 3b/2b। इधर देखिए नंबर हम लोग का a और b अगर पूर्णांक संख्या हो और b नॉट इक्वल टू अगर 0 होता है, तो बच्चों हम लोग क्या समझेंगे कि दो पूर्णांक संख्या का अंतर पूर्णांक संख्या है 0, और 0 को अगर कोई पूर्णांक संख्या है, किसी पूर्णांक को अगर ऊपर और नीचे अगर दोनों ही अगर पूर्णांक संख्या के फॉर्म में हो जाए, तो नंबर जो हम लोग का हो जाएगा वो परिमेय संख्या। यहाँ a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत हुई। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत हुई कि
3+2√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए कि 3+2√5 जो था उसको पहले हम लोग मान लिए कि एक परिमेय संख्या है और उसी तरीके से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लिए। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए एक तरफ हम लोग का √5 और एक तरफ हम लोग का ये वाला टर्म्स, तो √5 क्या है अपरिमेय संख्या और दूसरे तरफ क्या है परिमेय संख्या। मतलब क्या है कि एक अपरिमेय संख्या एक तरफ और वही बराबर एक दूसरे परिमेय संख्या, जो कि क्या है कि बच्चों संभव नहीं है कि कोई अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या हो जाए। तो इस प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा कि हम लोग जो एज्यूम किए थे, माने जो थे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, जो गलत है। इसका मतलब क्या कि 3+2√5 जो वो एक अपरिमेय संख्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों अभी हम लोग जैसे इससे पहले हम लोग दो क्वेश्चन बनाए। पहला हम लोग का क्या था कि √3 एक अपरिमेय संख्या और दूसरा था 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। उसी से रिलेटेड हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग का 2+√3 का होल स्क्वायर दे रहा है और सिद्ध करना है क्या कि ये संख्या जो हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, तो इसको भी मान लीजिए आंसर में माना 2+√3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसीलिए माना अब जैसे हम लोग जैसे 2+√3 को देखें, 2+√3 का होल स्क्वायर बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक संख्या एवं b नॉट इक्वल टू 0, साथ ही a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, या इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग का a/b इक्वल टू दूसरे तरफ हम लोग का a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो ये क्या हो जाएगा a/b इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 जा 4 √3। a/b इक्वल टू 7 प्लस 4 √3। a/b माइनस 7/1 इक्वल टू 4 √3। एलसीएम तो a माइनस 7b इक्वल टू 4 √3। a माइनस 7b बाई b और ये 4 उस तरफ जाएगा तो 4b इक्वल टू √3। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग का उसी टाइप का क्या मिल गया, जब सिंप्लीफाई किए a+b का होल स्क्वायर पर ब्रेक किए a² प्लस b², तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3, 2 इंटू √3 और फिर सिंप्लीफाई 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 2 2 जाए 4 √3, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 √3। अब उसके बाद हम लोग पिछले क्वेश्चन के जैसे क्या किए कि 7 को हम लोग उस तरफ लेके चले गए तो प्लस में है तो माइनस में, ये स्टेप मिला, फिर 4 को दूसरी तरफ ला लिए तो डिवाइड में। अब यहाँ पे देखिए इधर वाला नंबर हम लोग का क्या है एक परिमेय संख्या के रूप में, क्योंकि a और b हम लोग का एक पूर्णांक संख्या है और साथ ही साथ क्या है √3 क्या है हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ a माइनस 7b बाई 4b एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत हुई कि 2+√3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 2+√3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है, यही हम लोग का प्रूफ करना था। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस सभी को लिखने का काम कर लेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग का अपरिमेय सिद्ध करने वाले में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोग 3 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग अपरिमेय में सिद्ध करने के लिए
देख लिए इसको सभी लोग, लिख लेंगे। कहीं अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का आवर्त वाले संख्या को हम लोग किस तरीके से p/q के रूप में या फिर परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिखने का काम जो वो करते हैं। तो सभी बच्चों एक बात जान लीजिए क्या कि हम लोग का आवर्त संख्या जो है वो भी हम लोग का क्या होता है, एक परिमेय संख्या के जैसा ही हम लोग का और परिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर में लिखो माना x इक्वल टू, मान लिया इसको क्या, x इक्वल टू 2.47 रिक्यूरिंग, इसीलिए x बराबर, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग को एक टर्म समझना क्या होगा कि बच्चों यहाँ पे रिक्यूरिंग क्या होता है। जैसे हम लोग का दे दिया 5.74 और ये रिक्यूरिंग दे दिया, तो इसका मतलब क्या, 5.74 पे रिक्यूरिंग, तो 747474 रिपीट करते रहेगा। जैसे दे दिया 2.748 रिक्यूरिंग दे दिया है, मान लो एक डिजिट पे, तो इसका मतलब क्या, 2.748 रिक्यूरिंग किस पे, 8 पे, तो क्या होगा 8 ही हम लोग का रिपीट करेगा। अगर दे दिया 9.4862 और रिक्यूरिंग 3 डिजिट पे, इसका मतलब 9.4862 और फिर हम लोग 862 यही हम लोग का रिपीट कर जाता है। तो यही बच्चों हम लोग का क्या होता है, रिक्यूरिंग नंबर, और यही अगर सिर्फ ओनली 5.74 होता है तो इसका मतलब क्या, 5.74 रिक्यूरिंग नहीं लगा है, आगे अगर डिजिट लिखना है तो ये हम लोग का होता है आवर्त संख्या। और ये हम लोग का बिना आवर्त वाला जो नॉर्मल से हम लोग का डेसिमल नंबर होता है वो तो देखेंगे हम लोग किस तरीके से कि हम लोग रिक्यूरिंग वाले नंबर को जो वो p/q के रूप में हम लोग लिखने का काम जो वो करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या किए, मान लिया इसको x, इसीलिए x इक्वल टू 2.47, 2 डिजिट पे रिक्यूरिंग, तो 4747 जो वही हम लोग का रिपीट करेगा, यही हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या होता है, समीकरण 1 गुना। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग का ध्यान देने लायक बात क्या है कि हम लोग इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल अगर था तो उसके बदले तो हम लोग 1, और रिक्यूरिंग कितने डिजिट पे, 2 डिजिट पे, रिक्यूरिंग कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे, किस पे, 4 पे और 7 पे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या मिला है, x को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 100x। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो बच्चों क्या होता है, जैसे 2 पॉइंट कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 41 जो भी नंबर है, 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो डेसिमल कहाँ पे जाएगा, 2 डिजिट आगे। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे अभी 2 के आसपास का नंबर है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने के आसपास होगा, 200 के आसपास। तो पहले ये नंबर को बस डायरेक्ट लिख लो, तो क्या 2474747 ... ये 2 पे था, देखिए यहाँ पे अभी डेसिमल था, खिसका करके एक डिजिट आगे ले जाए तो 24,247, क्यों, क्योंकि 2 के आसपास के नंबर को 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हम लोग का 200 से बड़ा, तो 247 के आसपास, और फिर रिपीट करना था 47, यही हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से, तो समीकरण 2 क्या था, 100x, लिखिए 100x 247.47 अब पहला था x इक्वल टू 2.47। अब देखिए क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा, पॉइंट से पहले नंबर कौन सा था 2, फिर 47 ये हो जाए, माइनस करिए LHS में और RHS में। अब देखेंगे बच्चों क्या 100x में से जब x जाता है तो कितना बचता है 99x। अब देखिए 7 में से 7 0 0 0 0 0 0, 7 में से 2 5 4 2, तो 99x इक्वल टू कितना 245, x इक्वल टू 245/99, यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। मतलब क्या कि जो 2.47 जो हम लोग का रिक्यूरिंग था, इसीलिए 2.47 रिक्यूरिंग का मतलब 245 डिवाइडेड बाय 99, यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखने का काम करते हैं, इसको लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग उसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेके आए हैं 0.12 रिक्यूरिंग। मतलब क्या बच्चों, इसमें हम लोग का रिक्यूरिंग जो है सिर्फ एक डिजिट किस पे 2 पे बस रिक्यूरिंग लगा हुआ है। तो इसमें भी स्टेप वही होगा। आंसर लिखिए, माना x बराबर 0.12 रिक्यूरिंग, इसीलिए x इक्वल टू 0.12 रिक्यूरिंग अगर 2 पे है तो 2 को क्या करें 2-3 बार लिख लीजिए और इसी को बना लीजिए समीकरण 1। अब लिखिए
समीकरण 1 गुना कितने से, 1 डिजिट पे रिक्यूरिंग है तो 10 से, 1 डिजिट पे रिक्यूरिंग तो 10 से, 2 डिजिट पे तो 100 से, 3 डिजिट पे तो 1000 से। यहाँ पे 1 डिजिट पे रिक्यूरिंग था तो 10 से, पिछले क्वेश्चन में 2 डिजिट पे रिक्यूरिंग था तो 100 से, अगर 3 डिजिट पे रहेगा तो 1000 से। अब देखिए यहाँ से क्या मिलता है, x को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 10x, 10 से मल्टीप्लाई तो 1 डिजिट आगे 1.22222, यही हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 2 माइनस 1 से, तो समीकरण 2 माइनस 1 में क्या हो जाएगा, तो 10x 1.2222 रिक्यूरिंग, रिपीट कर दिए, x इक्वल टू 0.12222। अब माइनस कर लीजिए, 10x में से जब x जाएगा तो बचेगा 9x, 2 में से 2 0 0 0 0, 2 में से 1 1 और पॉइंट से पहले, तो 9x इक्वल टू 1.1। अब देखिए x इक्वल 9x इक्वल टू कितना, 1.1, पॉइंट हटाइए तो 10, x इक्वल टू 11/10 इंटू 9, x इक्वल टू 11/90, देयरफॉर 0.12 रिक्यूरिंग इक्वल टू 11/90। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, और ज़्यादा चांसेज है ये भी क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में डेफिनेटली जो वो पूछा जा सकता है। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो जैसा कि तो बच्चों हम लोग इससे पिछले क्वेश्चन में रिक्यूरिंग वाले से, तो रिक्यूरिंग बैलेंस से दे दिया 2.453, 2 डिजिट पे रिक्यूरिंग, यहाँ पे मान लो 7 दे दिया। एक शॉर्टकट भी हम लोग का क्या होता है कि रिक्यूरिंग हटाने के लिए, इस वजह से बता दे रहे हैं कि अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन दे दिया रिक्यूरिंग वाला, उसी को हम लोग परिवेश संख्या या फिर p/q के रूप में लिखने के लिए, तो देखिए हम लोग किस तरीके से यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर को लिख दिए 7453, डेसिमल को क्या किया भूल गए और जितना जो नंबर था उसको लिख दिए। अब देखिए इसमें से हम लोग कुछ माइनस करेंगे, तो देखिए माइनस क्या करना है, तो लिख लीजिए माइनस, जिस नंबर पे रिक्यूरिंग नहीं है, इस नंबर पे रिक्यूरिंग नहीं, तो यही नंबर हम लोग क्या करेंगे माइनस कर ले। तो माइनस में कितना 74, और डिवाइड में देखिए 2 नंबर पे रिक्यूरिंग तो 2 बार 9, मतलब 1 बार 9 इसके लिए और 1 बार 9 इसके लिए, और इस 4 के लिए क्या लिखना होगा 0, मतलब जिस नंबर के ऊपर रिक्यूरिंग नहीं उस नंबर के बदले 0। अब देखिए इसको माइनस करके क्या हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 5 से पहले 4, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 4 से पहले 3 और ये 7 बाई 990। यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इस टाइप से कोई सा भी अगर क्वेश्चन आपसे रिक्यूरिंग में पूछ दिया जाए तो बिना हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हुए जो क्वेश्चन को हम लोग आसानी से जो वो बना सकते हैं। तो बच्चों हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग का 3/3/8 को हम लोग दशमलव प्रसार में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको अगर हम लोग लिखे 3/3/8, पहले तो पॉइंट में लिखे, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखे 3 × 24 और 24 3 27/8। एक तरीका इसका दशमलव प्रसार अगर ये पूछ दे कि दशमलव प्रसार अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, पूछ देता अगर शांत या अशांत। इसके लिए हम लोग का क्या होता है तरीका, जैसे कोई भी फ्रैक्शन अगर a/b हो जाए, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा, तो b का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या करना है इसमें, b का अभाज्य गुणनखंड, b का अभाज्य गुणनखंड। अब क्या हो जाएगा, b को जब हम लोग अभाज्य गुणन करेंगे तो या तो मिलेगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। यदि b के अभाज्य गुणनखंड में अगर हम लोग का 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर अगर नहीं आए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और अगर हम लोग का b में 2 का पावर 5 m इंटू 5 का पावर n इंटू अन्य संख्या, अगर 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको देखने का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए 27/8 है इसका दशमलव प्रसार, तो 8 से डिवाइड 27 में 3 बार में 24 बचेगा 3, पॉइंट लगा लो 0। 8 के टेबल में 3 बार में 24, 6 पर 0 60, 8 7 56, 4 पर 0 40, 5 बार में 40। ये हम लोग का क्या हो जाएगा 3.375। यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव प्रसार पूछा जाता तो हम लोग शांत लिखते, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग 27/8 जो मिला था तो इसको हम लोग 27 नीचे वाले का क्या करिए फैक्टर कर लीजिए। तो 8 का अगर फैक्टर करिएगा तो 2 के टेबल में 4 बार में और 2 के टेबल में तो 2 का पावर 3, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर जैसे हम लोग का नहीं, सिर्फ 2 ही आएगा, 5 भी आता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो इस तरीके से बच्चों लोग नंबर सिस्टम या फिर वास्तविक संख्या का टोटल 10 क्वेश्चन देखने का काम किया। आशा करता हूं कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो इसको सभी लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुपद और उससे रिगार्डिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी तरह के क्वेश्चन को देखने का काम जो वो करेंगे। अगर आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो तो आप लोग कमेंट जरूर से करेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।